गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, साथी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग सीजीपीएससी के लिए एमसीक्यू सीरीज ला रहे हैं हिस्ट्री का, जिसमें मैं सभी टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि हमारे साथ जुड़कर सभी टॉपिक को रिविजन जरूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सीजीपीएससी में इतिहास विषय से संबंधित कई सारे प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। जल्दी से आप सभी जुड़ते जाएंगे, क्लास स्टार्ट हो गई है। तो सीजीटेट का पेपर कब है? 1 तारीख को है। तो इसके लिए हमारे साथी पीएससी एकेडमी में महामैराथन का सेशन अभी कंटिन्यू आयोजित किया जा रहा है, ताकि बच्चे इस महामैराथन सेशन में भाग लें और बहुत सारे उन्हें एक साथ एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाए, जिससे उनकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए साथी पीएससी एकेडमी के द्वारा यह प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि संपूर्ण सीडीपी का महामैराथन आज दोपहर 1 बजे होने वाला है, जिसमें साहू सर लेने वाले हैं सीडीपी का एमसीक्यू। ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनका सीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो आज इस महामैराथन सेशन में भाग ले सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज। ठीक है। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दिला सकते तो इसका जो पीडीएफ है, क्वेश्चन का पीडीएफ, वो भी आपको मिल जाता है। ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे भाई। अभी तक कोई भी बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा और हमसे जुड़कर इस क्वेश्चन सेशन में भाग जरूर लीजिएगा। तो पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं हम लोग, बताओ? पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं? मैं पूरा याद करवाते हुए चलूंगी आप लोगों को। चलो बताओ जी, क्या पढ़े हैं हम लोग पिछले क्लास में? कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन पढ़े हैं, है ना, रामायण। तो चलो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो कांग्रेस अधिवेशन के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। तो मैंने कब बताया कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को किसकी स्थापना हुई है? कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना हुई है। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस अधिवेशन। अगर हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है हमारे? संस्थापक है एओ ह्यूम, जो कि क्या था? एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था। एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था। कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्होंने बंबई के गोकुलदास तेजपाल, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में उन्होंने किसकी स्थापना की? कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ओके ओके, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो सभी बच्चे बताएंगे सबसे पहले जो कांग्रेस अधिवेशन था वो बंबई में हुआ था, और सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? इसका नाम सुने हो, जिसको आप लोग डब्ल्यूसी बनर्जी के नाम से जानते हैं। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? और इसी का अगर हम फुल नाम की बात करें तो क्या है इनका फुल नाम? व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद आया? और मेन यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है आप लोग को, जो 1925 में है, 1925 में कौन सा अधिवेशन हुआ? कानपुर अधिवेशन। ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरोजनी नायडू। किसने की? सरोजनी नायडू। मेन जो है ना, उसको हम लोग भूलना नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव। कब हुआ? 1924। ठीक है। महात्मा गांधी लिख देती हूँ मैं, एमजी, महात्मा गांधी। उसके अलावा हमें देखना है 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहर लाल नेहरू। कल ही मैंने बताया था। उसके बाद आपको याद करना है 1938 एवं
1939। ठीक है, याद रखिएगा 1938 एवं 1948 कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आप लोग को कभी भूलना नहीं है। 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन, जिसमें निर्विरोध चुने गए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस, जिसमें निर्विरोध चुनकर आए थे, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद हमने देखा क्या? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन को हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। और इस अधिवेशन में दो दावेदार व्यक्ति थे, एक है पट्टाभी सीतारामैया और दूसरा है सुभाष चंद्र बोस। इसे हम लोग त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हो गई थी? मतभेद हो गया था। और इसमें भी जीत, अगर दोनों के बीच में अगर चुनाव करवाया गया तो जीत किसकी हुई थी? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के उग्र विचारधारा को पसंद नहीं करते थे, इसलिए गांधी जी के बोलने पर दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर बहस हुई और उन्होंने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। गुड आफ्टरनून जी, राधे राधे सभी को। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। एसके कवासी जी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो ध्यान दीजिएगा 1938 एवं 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, 1948 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरी। ठीक है, फिर जब सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र देते हैं, है ना, तो उसके पश्चात किसको अध्यक्ष बना दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है। इतिहास में ऐसा है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ता है और रटना भी पड़ता है, क्योंकि क्या है? डेटा वाले हैं, फैक्चुअल चीजें हैं। और कांग्रेस अधिवेशन तो फैक्चुअल ही है कि आपको कुछ कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा। सबको याद मत करो, लेकिन कम से कम कुछ है इंपॉर्टेंट, उसको आपको क्या करना है? दिमाग में फंसा कर रखना है, जिससे चीजें जो है आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि ऐसी पहली महिला जो कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम सदस्य बनी, जिसका नाम है एनी बेसेंट, जो कि आयरिश महिला थी, आयरलैंड की निवासी थी। लेकिन वही हमें पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सदस्य, जिसका नाम है सरोजिनी नायडू, उन्होंने पार्टिसिपेट कब किया? 1925 में। कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की? रहमतुल्ला सयानी ने की। किसने की? रहमतुल्ला सयानी। ठीक है, तो याद रहेगा। चलो ओके, चलिए फिर आज के सेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य हमारा सीजीपीएससी में है भाई टॉपिक, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक पार्ट है। और यहाँ से हमारे सीजीपीएससी में प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक को लेकर आया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया है, संगम वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था जिसने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती की? ठीक है, संगम वंश का ऐसा प्रमुख शासक कौन था जिसने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती की? हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय और मल्लिकार्जुन। ठीक है, तो बताओ देवराय द्वितीय कौन से वंश का शासक था? जल्दी से बताते हुए चलिए। क्या? देवराय द्वितीय की बात कर रही हूं मैं, जल्दी से बताते हुए चलो, जल्दी बताओ जल्दी। चौदह सौ 42 से 1446 ईस्वी, ये किसका टाइम पीरियड है? देवराय द्वितीय का टाइम पीरियड है। किसका टाइम पीरियड है? देवराय द्वितीय। अगर हम बात करें तो जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य, तो क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं टोटली क्वेश्चन को भी एकदम आपसे, मतलब आपके जो सोच है उसके विपरीत ले जा रही हूँ। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो नजर आएंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंशों ने शासन किया। तो सबसे पहले तो आपको इतना याद रखना है, संगम। सबसे पहले कौन से वंश ने शासन किया? संगम। उसके बाद सालू, उसके बाद तुलु और अराविडू। ये जो आपको वंश दिखाई दे रहा है ना, ये अलग अलग वंश है जिन्होंने बैक टू बैक विजयनगर साम्राज्य में क्या किया? शासन किया। इनके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें 1442 से 1446, किसका टाइम पीरियड है? देवराय द्वितीय।
ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने, ठीक है, अपनी सेना में मुसलमान सैनिकों की भर्ती की थी और ये संगम वंश का शासक था। यहाँ पे मैंने लिखा है संगम वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था जिन्होंने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती की। अगर उसको आप देखते तो तुरंत बन जाता। ठीक है, अब संगम वंश की स्थापना किसने की है ऐसा पूछा जाए। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है तो हरिहर और बुक्का आता है, और संगम वंश की स्थापना किसने की है तो हरिहर प्रथम आएगा। समझ में आया? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। अगर सिर्फ संगम वंश पूछे तो हरिहर प्रथम, सिर्फ संगम वंश पूछे तो हरिहर प्रथम। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपको क्या करना है, पढ़ के आना है इसके बारे में डिटेल और पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे ना कुछ चीजों को बता देती हूँ जो कि हमेशा हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैं वही सारे क्वेश्चन को लेकर आई हूँ आपके लिए। घर में जाइएगा और एक बार विजयनगर साम्राज्य को रिपीट करके जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, घर में जाना है, रिपीट करके पढ़ना है। हमें ये देखना है कि विजयनगर टाइम पीरियड में कौन कौन सी विदेशी यात्री जो है वो कौन कौन से शासकों के शासनकाल में आए थे। इसको रट के रखना है, ये प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, सही जोड़ी में भी पूछे गए हैं। तो विजयनगर शासन काल में कौन कौन से विदेशी यात्री जो है वो विजयनगर के टाइम पीरियड में कहाँ आए थे, यात्रा पर आए थे। तो सबसे पहले याद करो निकोलो कॉन्टी, या कॉन्टी भी लिखा रहता है, ये इटली का शासक था, इटली देश से आया हुआ था और देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। ठीक है, तो लिखो निकोलो कॉन्टी कहाँ का था, इटली का था, और वो किसके शासनकाल में भारत आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखिएगा निकोलो कॉन्टी जो था वो इटली का निवासी था और देवराय प्रथम के शासनकाल में वो कहाँ आया, भारत आया। देवराय प्रथम के शासनकाल में वो कहाँ आया, भारत आया। उसके बाद अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक ये फारस यानी कि ईरान का यात्री था जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, डोमिंगो पायस ये पुर्तगाली यात्री था और कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद है बारबोसा, डुआर्ते बारबोसा, ये भी पुर्तगाली यात्री था और कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे भाई, निकोलो कॉन्टी। ठीक है, निकोलो कॉन्टी। ठीक है, उसके बाद ऐसे याद करो निकोलो कॉन्टी, उसके बाद आईडी। हमको कुछ ना कुछ करके तो याद करना है ना, हमें कुछ ना कुछ करके तो याद करना है। NIID याद करो, NI से आपका निकोलो कॉन्टी और ID से क्या, इटली और देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम T1 याद करो, ID1। कुछ भी जैसे आपके दिमाग इसको कैच करता है वैसे याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद करोगे, इटली, देवराय प्रथम। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या याद करेंगे हम, अब्दुल रज्जाक, फारस, देवराय द्वितीय, डोमिंगो पायस, पुर्तगाल, कृष्णदेवराय, डुआर्ते बारबोसा, पुर्तगाल, कृष्णदेवराय। चलो जल्दी से याद करो फिर तुरंत पूछूंगी अभी। ठीक है, ठीक, चलो बता पाओगे। निकोलो कॉन्टी इटली, देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक फारस, देवराय द्वितीय, डोमिंगो पायस पुर्तगाल, कृष्णदेवराय, बारबोसा पुर्तगाल, कृष्णदेवराय। चलो अब हम लोग इसको फिर से याद करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को क्या, निकोलो कॉन्टी याद रखना है सभी बच्चों को। मैंने बताया निकोलो कॉन्टी, मैंने बताया निकोलो कॉन्टी, ये किसके शासनकाल में भारत आया, देवराय प्रथम। ये कहाँ का यात्री था, इटली। ठीक है, ये कहाँ का यात्री था, इटली। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक ये कहाँ का यात्री था, कहाँ का, फारस, फारस या ईरान भी बोल सकते हो। ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं तीसरा कौन है, डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस याद करते हुए चलेंगे, कहाँ का यात्री था, पुर्तगाली, किसके शासनकाल में भारत आया था, कृष्णदेवराय। चलिए और बताइए नेक्स्ट कौन है उसके बाद, बारबोसा,
बारबोसा भी याद कर सकते हो या डुआर्ते बारबोसा भी याद कर सकते हो। डायरेक्ट प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ का यात्री था? पुर्तगाली। किसके शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। हम लोग इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं इटली। क्या लिखे हम? इटली। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा याद करते हुए चलना है। नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया है, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ना। ठीक, तो चलो इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेते हैं। निकोलो कोंटी ID1, ठीक है, NIID1, निकोलो कोंटी इटली देवराय प्रथम। निकोलो कोंटी इटली देवराय प्रथम, याद हुआ? निकोलो कोंटी इटली देवराय प्रथम, ठीक है। निकोलो कोंटी आया था, इटली का यात्री था, और किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। उसके बाद हमने देखा अब्दुल रज्जाक, ठीक है, अब्दुल रज्जाक फारस D2, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी आपके दिमाग में जैसे भी आए ट्रिक आपको थोड़ा सा बिठा के रखना है, इसको लिख ले रहा हूं भाई कुछ भी। अब्दुल रज्जाक फारस देवराय द्वितीय। कभी कभी हम ट्रिक को देखते हैं ना तो हमें याद हो जाती है चीजें। अब्दुल रज्जाक फारस देवराय द्वितीय, याद हुआ? AD2, AFD2, AFD2, अब्दुल रज्जाक फारस देवराय द्वितीय। उसके बाद तीसरा बात करेंगे हम डोमिंगो पायस पुर्तगाली कृष्णदेवराय। DPA याद कर लो, डोमिंगो पायस पुर्तगाल, और उसके बाद है के। एक ही जगह क्या लिखना है आपको? के। डोमिंगो पायस है ना पुर्तगाली, उसके बाद क्या लिखना है? DPK कृष्णदेवराय। ओके, याद हुआ? उसके बाद यहाँ पर लिखो बारबोसा पुर्तगाली, उसके बाद BPK। कम से कम ऐसे इस तरह से याद कर लो भाई। मैंने पहले लिखा है निकोलो कोंटी इटली देवराय प्रथम, फिर पूछूंगी ना लास्ट में, इसलिए ध्यान से समझते हुए चलो। उसके बाद कौन? अब्दुल रज्जाक फारस देवराय द्वितीय, अब्दुल रज्जाक फारस देवराय द्वितीय। उसके बाद मैंने कहा डोमिंगो पायस पुर्तगाली कृष्णदेवराय, डोमिंगो पायस पुर्तगाली कृष्णदेवराय। उसके बाद बारबोसा पुर्तगाली कृष्णदेवराय, बारबोसा पुर्तगाली कृष्णदेवराय। तो आई थिंक सभी को याद हो गया होगा। याद हो गया? पूछो, चलो पूछ के देखते हैं ना। चलो, बारबोसा कहाँ का यात्री था? किसके शासनकाल में भारत आया? डोमिंगो पायस कहाँ का था? किसके शासनकाल में भारत आया? अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया? अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल? बताओ। ठीक, चलो उसके बाद यहाँ पर देखो सीजर फेडरिक, इसको याद करो अब। सीजर फेडरिक किसके शासनकाल में भारत आया है? तालीकोटा के युद्ध के बाद, ठीक है, तालीकोटा के युद्ध के बाद आया। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565, ठीक है। तो याद रखना है तालीकोटा के युद्ध के बाद कौन आया था? सीजर फेडरिक आया। कौन आया था? सीजर फेडरिक। लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब लिखो करनाल नूनीज किसके शासनकाल में भारत आया? अच्युतदेवराय, अच्युतदेवराय, इसको लिखते हुए चलो। और निकितीन किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद तृतीय, रूस का यात्री था ये, इसको याद करो। अभी मैं रोज रोज विजयनगर का थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगी तो आपको समझ में आएगा अच्युतदेवराय किसके शासन काल में थे। उसके अलावा अच्युतदेवराय, मोहम्मद तृतीय, ये कौन थे, सब पता चलते जाएंगे धीरे धीरे। एक बार लिख लो, है ना। तो यहाँ से प्रश्न जो है वो बनते ही जाते हैं, ठीक है। तो सीजर फेडरिक कहाँ का यात्री था? इटली का यात्री था। कब आया था? तालीकोटा युद्ध के बाद आया था। करनाल नूनीज पुर्तगाली यात्री था, अच्युतदेवराय के शासनकाल में आया था। निकितीन रूसी यात्री था, किसके शासन में भारत आया था? मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में जो है वो भारत आया। ओके, हुआ? आगे बढ़े, चलो। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अभी सिर्फ मैं ना संगम वंश के ऊपर फोकस करवा रही हूँ, फिर संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश, सभी चीज के ऊपर मैं फोकस करवाते हुए चलूंगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो याद रखो सीजर फेडरिक किसके शासनकाल के समय भारत आया था? तालीकोटा के युद्ध के बाद। करनाल नूनीज
पुर्तगाली यात्री था, किसके शासनकाल में आया था? च्युदेवराय के शासनकाल में आया था। निकितिन रूसी यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। आया था कि नहीं आया था? ठीक है, चलो यहाँ पर प्रश्नों को पढ़ो। संगम वंश के किस शासक ने गज बैठकर हाथियों की उपाधि धारण की थी? ध्यान दीजिएगा, संगम वंश के किस शासक ने गज बैठकर अर्थात हाथियों की उपाधि धारण की थी? गज बैठकर मतलब क्या होता है? हाथियों की शिकारी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा देवराय द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कौन कौन से वंश हुए हैं, इसको लिखो। विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश थे, इनके संस्थापक कौन थे और इनका टोटल टाइम पीरियड क्या था? तो संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर प्रथम। संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर प्रथम। ध्यान देना है, जिसका टाइम पीरियड था 1336 से 1485। ठीक है, उसके अलावा सालू वंश, सालू नरसिंह, इसका टाइम पीरियड है 1485 से 1505। तुलु वंश, वीर नरसिंह संस्थापक, इसका टाइम पीरियड है 1505 से 1565। अराविडु वंश, तिरुमल राय, और इसका टाइम पीरियड है 1565 से 1652 ईस्वी। तो इस तरह से आप लोग को याद करते हुए चलना है। संगम वंश का संस्थापक कौन है? हरिहर प्रथम। फिलहाल के लिए तो अभी संगम वंश ही याद रखो, फिर धीरे धीरे मैं ना आपको पूरा करवाते हुए चलूंगी। ठीक है, याद हो रहा है? चलो जल्दी से याद करो। संगम वंश हरिहर प्रथम 1336 से 1485। ठीक है, संगम वंश हरिहर प्रथम 1336 से 1485, ये संगम वंश का टोटल टाइम पीरियड है। उसके अलावा क्या है हमारा? सालू वंश, सालू नरसिंह 1485 से 1505। तुलु वंश, वीर नरसिंह 1505 से 1565। द्रविड़ वंश, तिरुमल राय 1565 से 1652। ठीक है, चलो लिख देते हैं भाई, यहाँ पर लिखिएगा। सबसे पहले लिखो संगम वंश, सबसे पहले लिखो संगम वंश। संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम। टाइम पीरियड है 1336 से 1485 ईस्वी। 1336 से क्या? 1485 ईस्वी। कौन से वंश का टाइम पीरियड? संगम वंश। उसके बाद अगर हम सालू वंश की बात करें तो सालू वंश, सालू नरसिंह, टाइम पीरियड 1485 से 1505। तुरंत याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है हमारा? तुलु वंश, इसका टाइम पीरियड क्या है? सबसे पहले ये बताओ तुलु वंश का संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। कौन है? वीर नरसिंह, याद रखना है, वीर नरसिंह। ये कौन से वंश का संस्थापक है? तुलु वंश। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1505 से 1565। 1505 से 1565 ईस्वी, ये तुलु वंश का क्या है? टाइम पीरियड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चौथे वंश की बात करें तो क्या है? अराविडु वंश। अराविडु वंश, तो याद रखना अराविडु वंश का संस्थापक कौन है? तिरुमल राय। इसको लिख ले रहो भाई, फिर मैं ना सबका ना एक्सप्लेनेशन मतलब देते हुए चलूंगी। रोज रोज मैं लाऊंगी क्वेश्चन। आज मैंने संगम वंश से रिलेटेड लाया है, कल मैं थोड़ा सा सालू वंश के बारे में जाऊंगी, तुलु वंश के बारे में जाऊंगी, अराविडु वंश, तो आपके कॉन्सेप्ट को यहीं पर क्लियर करते हुए जाऊंगी। तो चलो बताओ तिरुमल राय, इन लोग का जो टाइम पीरियड है, मतलब अराविडु वंश का टाइम पीरियड है क्या है? चलो लिखो 1565 से 1652 ईस्वी। इसको लिख लो भाई। जैसे कि आज हमने संगम वंश के बारे में थोड़ा बहुत देखा, कल हम लोग सालू वंश के बारे में देखेंगे, तुलु वंश, अराविडु वंश, इस तरह से हम लोग सभी वंशों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हुए लिखेंगे। ठीक है, अगर हम संगम वंश के संस्थापक की बात करें तो हरिहर प्रथम थे, जिनका टाइम पीरियड 1336 से 1485 ईस्वी तक था। क्या था? 1336 से 1485। प्रथम शासक की बात करूं तो कौन था प्रथम शासक? हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम लिखो। संगम वंश का प्रथम शासक कौन है? हरिहर प्रथम। द्वितीय शासक है बुक्का प्रथम। तृतीय शासक है हरिहर द्वितीय। चौथा शासक है देवराय प्रथम। चलो संगम वंश के शासकों का नाम लिखेंगे आप। संगम वंश के शासक, संगम वंश के शासक, तो चलिए लिखते हैं हम। संगम वंश का प्रथम शासक
कौन है? हरिहर प्रथम। संगम वंश का द्वितीय शासक बुक्का प्रथम। ये संगम वंश के शासक है ना, धीरे धीरे हम लोग एक एक वंश को पढ़ेंगे। तीसरा है हमारा हरिहर द्वितीय। उसके बाद चलो बताओ, लिखते हुए चलेंगे सभी बच्चे। लिखो देवराय प्रथम, देवराय प्रथम। उसके बाद पांचवा लिखो रामचंद्र। ये पूरा कौन से वंश के शासक हुए हैं? संगम वंश के शासक हुए हैं। कौन से वंश के शासक? संगम वंश। उसके बाद विजय प्रथम, देवराय द्वितीय। छठवां में लिखेंगे विजय प्रथम। सातवां में लिखेंगे देवराय द्वितीय। चलो इस तरह से लिखो, ये है संगम वंश के शासक। कौन है? संगम वंश के शासक। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, रामचंद्र, विजय प्रथम और देवराय द्वितीय। ये संगम वंश के शासकों का क्रम है। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संगम वंश का शासनकाल किस अवधि में रहा? हमने देखा ही है, संगम वंश का शासनकाल किस अवधि में रहा? 1336 से 1485। ठीक है। और संगम वंश का संस्थापक कौन है? हरिहर प्रथम। संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न, संगम वंश का अंतिम शासक कौन है? देवराय द्वितीय नहीं, और भी शासक आए। ठीक है, विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक कौन है? विरूपाक्ष द्वितीय। सभी शासकों का नाम मैंने लिखवाई थी। संगम वंश का अंतिम शासक कौन है? विरूपाक्ष द्वितीय। लिखो विरूपाक्ष द्वितीय आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर देखिए देवराय द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। तो देवराय द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट है देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। ध्यान से सुनो देवांशु, देवराय द्वितीय 1422 से 1446 इसका क्या है? टाइम पीरियड है। अभी जस्ट मैंने बताया था 1422 से 1446 ईस्वी किसका टाइम पीरियड है? देवराय द्वितीय का टाइम पीरियड है। तो देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी में कहां पर बैठा था? सिंहासन पर बैठा था। कहां पर बैठा? सिंहासन पर। उसने गज बैठकर और इम्माडी देवराय की उपाधियां धारण की। उसके साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका के तट तक हुआ। उसने अपनी सेना में 2000 तुर्की धनुर्धरों को भर्ती किया। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से एक बार पढ़ो, फिर थोड़ा सोच कर बताना। पढ़ के आए थे विजयनगर? नहीं पढ़ के आए थे, पता है ना, आप लोग पढ़ के आते ही नहीं हो। चलो, तो हमने देखा यहाँ पे देवराय द्वितीय के संबंध में कौन से वंश का है? संगम वंश का है। कौन से वंश का है? संगम वंश। तो देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, ये सही है। इनका जो टाइम पीरियड है 1422 से 1446 ईस्वी है। उसने गज बैठकर और इम्माडी देवराय की उपाधियां धारण की, ये भी क्या है? सही है। उसके साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका के तट तक हुआ, ये भी सही है। उसने अपनी सेना में 2000 तुर्की धनुर्धरों को भर्ती भी किया। तो आपका 1, 2, 3, 4 सभी जो कथन है सही हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो देवराय द्वितीय के बारे में लिखा है सारी कथने, वो देवराय द्वितीय के संबंध में क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। तो याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक है और देवराय द्वितीय के दरबार में श्रीनाथ रहते थे, जो कि तेलुगु कवि थे। देवराय द्वितीय के दरबार में श्रीनाथ कवि रहते थे, जो कि तेलुगु कवि है। और हमारे सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। देखो, देवराय द्वितीय के बारे में सीजीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए मैंने देवराय द्वितीय से संबंधित ये प्रश्न ही लाया है, ताकि आप लोग थोड़ा सा सचेत हो जाओ। विजयनगर टॉपिक मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ये भी हमारे सीजीपीएससी में पूछा गया। तो जो टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं हमारे सीजीपीएससी में, वो पहले करवाऊंगी मैं टॉपिक को कवर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 1, 2, 3, 4। इसने किसकी उपाधि धारण की थी? गज बैठकर, हाथियों का शिकारी। ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कल ही मैंने पढ़ा दिया था, तो आपसे बन जाना चाहिए। चलो रामायण पढ़ो, आंसर क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। की गई थी कि नहीं? हाँ ठीक। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित हुआ? बम्बई में। हालांकि पुणे में आयोजित होने वाला था, ठीक है,
प्लेग की समस्या के कारण, ठीक है, प्लेग की समस्या थी कि हैजा थी, बताओ। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित हुआ, क्या है, गलत है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ, बम्बई में आयोजित हुआ। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यूसी बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यूसी बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। हुआ क्लियर। उसके अलावा प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ कि नहीं हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, ठीक। तो अब बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 1, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यह भी कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो चलिए फिर विचार करते हैं भाई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी ना। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। प्लेग के कारण प्रथम अधिवेशन पुणे के स्थान पर बंबई में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के नाम परिवर्तन करने का सुझाव दिया। तो जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि कल भी मैंने कांग्रेस अधिवेशन के बारे में आप लोग को बताया था, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कल ही बताई हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ये बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, ये भी सही है। प्लेग के कारण यह अधिवेशन पुणे के स्थान पर कहां पर हुआ, बंबई में हुआ, ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के नाम परिवर्तन करने का सुझाव दिया, ये भी सही है। सही है। कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन। प्लेग के कारण अधिवेशन पुणे के स्थान पर कहां हुआ, बंबई में हुआ। और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के नाम परिवर्तन करने का सुझाव दिया। पहले इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में जब दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया तब इसका नाम रखा गया आईएनसी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, आया समझ। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले हम इन मंदिर को देख लेते हैं, ठीक है। ये है हम्पी का रथ मंदिर, जो कि इसकी धरोहरें आज भी हम्पी में विद्यमान है। ये हम्पी की क्या है, खंडहरें हैं। और ये है 50 रुपए का नोट, ठीक है। तो मैंने इसको क्यों लाया है, कई सारे बच्चों को मैंने पूछा हुआ है, उस दिन होमवर्क भी दिया था, लेकिन किसी भी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया है ना। किसी भी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया कि 20 रुपए के नोट में कौन से स्थान का चिन्ह अंकित है। 20 रुपए के नोट में क्या, और उसके अलावा 10 रुपए के नोट पे, 10 रुपए के नोट पे, 100 रुपए के नोट पे नोट है, 100 रुपए है, 100 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, क्यों नहीं रखे हो, तो रखे रहते तो बता देते जी, ठीक है। तो 50 रुपए के नोट में जो हम्पी का रथ मंदिर है, तो उसका चिन्ह जो है वो अंकित है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50 रुपए को, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लाया हुआ है। तो हम्पी के प्रसिद्ध पत्थर के रथ मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। जो हम्पी का रथ मंदिर है इस टाइप से जो है विद्यमान है, इसका निर्माण किसने करवाया था, विजयनगर के शासक, प्रसिद्ध शासक जिसका नाम है कृष्णदेव राय, ये तुलु वंश के शासक हैं, उन्होंने ही करवाया था, ठीक है। यह शानदार रथ मंदिर हम्पी के विठला मंदिर परिसर में स्थित है और यह भगवान विष्णु के वाहन गणों को समर्पित है, जो कि उत्कृष्ट विजयनगर स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण। मतलब जो विठला मंदिर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं विठला मंदिर परिसर। विठला मंदिर परिसर मतलब एक विठल का मंदिर है, और उसके परिसर मतलब आंगन में ही यह हम्पी का ये जो रथ है इसको बनवाया था। किसने बनवाया था, किसने बनाया था, कृष्ण देव राय ने। देवराय प्रथम द्वितीय अलग है, ये तुलु वंश का शासक है। देवराय द्वितीय प्रथम ये लोग अलग हैं, ये तुलु वंश का शासक है जिसका नाम है कृष्ण देव राय। जैसे कि हमने पढ़ा है अकबर के दरबार में कौन रहते हैं, अकबर के 9 रत्न रहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न थे, कैसे कुछ नहीं पढ़े हो, इतना इतिहास पढ़ा डली हूँ कई बार से, लेकिन माइंड पूरा ब्लैंक है। ऐसे कौन कौन शासक थे जिसके दरबार में ऐसे रत्न लोग रहा करते थे,
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे। कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, ये लोग थे कि नहीं थे गुप्त शासक में? उसी तरह अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे? कैसे रामायण इतने ब्लैंक हो जाओगे, मैं सोची नहीं थी, एकदम निराश कर दिए तुम। अकबर के दरबार में कितने रत्न याद है? नाम बताई थी कि नहीं? वीर फौजी मानसिंह ऑटो में आता है, 4 बार, 10 बार, 1000 बार बताई हूँ। कैसे नहीं पढ़े हो? तो पीएससी आने वाला 22 को कैसे करोगे? एग्जाम में जाओगे? हाँ तो मैडम मैं नहीं पढ़ा था। अब देखो, किसी तुम्हारा प्रीलिम्स निकलेगा नहीं निकलेगा, मेरे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है? किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको अपना क्या करना है, कैरियर सेट करना है। और उसके अलावा फिर यहाँ पे अगर हम विजयनगर में चलेंगे ना, तो विजयनगर में भी आपको अष्ट दिग्गज देखने को मिलता है ना? तो कौन कौन से ऐसे शासक है जिनके दरबार में ऐसे रत्न थे, वो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। और अकबर के जो दरबार के नवरत्न, उसको मैंने कई बार से बताया है। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों को भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान से देखना है आप लोग को कि जो हम्पी के जो रथ मंदिर है, ठीक है, जो कि विठल मंदिर परिसर में ही बना हुआ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? विजयनगर के शासक, प्रसिद्ध शासक, जो कि महान शासकों में काउंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने शासन का संचालन चंद्रगुप्त द्वितीय के जैसे ही किया था, ठीक है? तो बाबर ने भी अपने बाबरनामा में कृष्णदेव राय के बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है, जो कि विजयनगर साम्राज्य के महान शासक हैं करके। बाबरनामा ने अपनी क्या लिखा, बाबर ने क्या लिखा है, अपनी आत्मकथा लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तुजुक ए बाबरी, जिसका फारसी भाषा में बाद में अनुवाद किया, जिसका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। ये सारी चीजें पता है कि नहीं आपको? चलो थोड़ा सा मैं वहां पर जाती हूँ, ठीक? तो मैंने बताया था आप लोगों को, वीर फौजी मानसिंह ऑटो में आता है। लगता है आप लोग कभी सीरियस नहीं लिए हैं। वीर फौजी मानसिंह ऑटो में आता है, ये बताई थी। ये अकबर के दरबार के नवरत्न है, लिखो, अकबर के दरबार के नवरत्न। नवरत्न, तो वीर से हो जाएगा आपका बीरबल। क्या हो जाएगा? बीरबल। फौजी से हो जाएगा आपका फैजी। मान सिंह को एज इट इज आप लोग लिखेंगे मान सिंह, ठीक है? उसके बाद औ से लिखेंगे अबुल फजल। उसके बाद तो से लिखेंगे टोडरमल। म से लिखेंगे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। आ से लिखेंगे आप लोग अब्दुल रहीम खाने खाना। ता से लिखेंगे तानसेन। और हा से लिखेंगे हकीम हुकाम। लिखो, मान सिंह, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, तानसेन, हकीम हुकाम, ठीक? तो ये है आपका बीरबल, फैजी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए अकबर के नवरत्न। तो ये सारी बातों भी आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है? और ये जो यही अब्दुल रहीम खाने खाना है, कहाँ गया ये? यही अब्दुल रहीम खाने खाना नहीं, बाबरनामा मतलब फारसी भाषा, फारसी भाषा। बाबर की आत्मकथा क्या थी? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, जो कि कौन सी भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। तुजुक ए बाबरी, जो कि कौन सी भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी, जिसका बाबरनामा के नाम से क्या करवाया है?
अनुवाद करवाया। तो याद रखिएगा वीर फौजी मानसिंह ऑटो में आता है। तो पहला याद रखेंगे बीरबल, दूसरा याद रखेंगे फैजी, तीसरा याद रखेंगे मानसिंह, चौथा याद करेंगे अबुल फजल, पांचवा याद करेंगे क्या, सुडरमल, छठवा याद करेंगे मुल्ला दो प्याजा, सातवां याद करेंगे अब्दुल रहीम खाने खाना, आठवां याद करेंगे तानसेन और नौवां याद करेंगे हकीम हुकाम। तो इस तरह से आपको पूरा याद करना है इसे ट्रिक के साथ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में हमें प्रमुख प्रश्नों को देखना है। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 तक चला है। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में वहां के जो लोग हैं और अन्य जो हमारे नेता थे, प्रसिद्ध नेता, उन्होंने क्या करवाया है, स्वदेशी आंदोलन का आगाज किया। किसके विरोध में, बंगाल विभाजन। वहां पर करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, क्योंकि जो आपका पूर्वी बंगाल है उसमें मुसलमान जनसंख्या अधिक थी, पश्चिम बंगाल वाले में हिंदू जनसंख्या अधिक थी। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए लॉर्ड करजन ने क्या किया था, बंगाल विभाजन किया था। तो आइए हम सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 से, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई। ठीक है, इस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान स्वदेशी उद्योगों जैसे साबुन, माचिस को प्रोत्साहित किया गया। ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार और आत्मनिर्भरता इसके मुख्य उद्देश्य हैं। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ के इसका आंसर जरूर बताएंगे। चलो पढ़ो और आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा फटाफट पढ़ते जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो प्रश्नों को। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है आपका बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, 1908 तक चलते गया। ठीक है, इस आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई थी। ये सही है। आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष जैसे प्रमुख नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान स्वदेशी उद्योगों जैसे साबुन, माचिस को प्रोत्साहित किया गया। सही है। उसके अलावा ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार और आत्मनिर्भरता इसके मुख्य उद्देश्य हैं। तो आपको याद रखना है 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही हैं। तो स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया था, तो 1905 में कहीं ना कहीं प्रशासनिक कारण बताया कि हमें बंगाल इतना बड़ा क्षेत्र है तो प्रशासन करने में असुविधा होती है, ऐसे करके लॉर्ड कर्जन ने कारण बताया। लेकिन उनका मेन कारण था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। जब हम हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ पाएंगे तभी हम भारत पर राज कर पाएंगे, ऐसी उनकी क्या थी, सोच थी। तो उन्होंने क्या किया, इसे तोड़ने का प्रयास किया और उसके अगले ही दिन बंगाल में जितने भी नेता थे, वहां के लोग थे, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया। स्वदेशी आंदोलन मतलब विदेशी वस्तुओं का पूरी तरीके से क्या करना, परित्याग करना और स्वदेशी अपनाना। तो इस क्रम में आपने देखा कि स्वदेशी उद्योगों जैसे साबुन, माचिस को प्रोत्साहित किया गया और भी हथकरघा उद्योग थे उसको क्या किया गया था, प्रमोट किया गया था। ठीक है, और ये सारी नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको ऐसे दे सकता है, बहुत सारे नेताओं का नाम दे सकता है, आप लोग को वहां पे पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन से नेता थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन नेताओं का नाम को लिख लो। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल ऐसे भी लिख सकते हो। उसके अलावा एक और नेता का नाम याद रखना है जिसका नाम है अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष। नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आधिकारिक रूप से शुरू हुआ जब बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गई थी। तो कहां से स्टार्ट हुआ है, कलकत्ता के टाउन हॉल से। प्रमुख नेता है लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का क्या करवाया गया, बहिष्कार करवाया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल विभाजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। चलिए पढ़िए प्रश्नों को। विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। सही है। यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर को शोक दिवस, हड़ताल और वंदे मातरम के साथ मनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय इसे रद्द कर दिया। तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो चलो बताओ क्या होगा हमारा प्रश्न। अच्छे से पढ़ो और बताओ, पढ़ के आए थे बंगाल विभाजन, पढ़ के आए हो, आए थे तो बताओ। तो विभाजन की
घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को की गई थी? कब की गई थी? सही बताओ। यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। घोषणा और प्रभावी होना दोनों में अंतर है। घोषणा और प्रभावी होना दोनों में अंतर है। 16 अक्टूबर को शोक दिवस, हड़ताल और वंदे मातरम के साथ इसे मनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में इसे रद्द किया गया। ठीक है, घोषणा हुई और प्रभावी हुआ। घोषणा मतलब जब ऑफिशियल घोषित किया गया कि हाँ हम बंगाल विभाजन करवाएंगे, और प्रभावी होना मतलब उस दिन से वह बंगाल में लागू हो गया और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इसे अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप दोनों का आंसर आना चाहिए, घर में जाके पढ़ के बताइएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ना बंद कर दिए हो। ठीक है, वहां पे जाना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, घोषणा कब हुई है और प्रभावी कब हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दोनों का कमेंट देखूंगी मैं आज क्लास के बाद। ठीक है, चलो सभी का देखूंगी, मतलब जितने भी ऑनलाइन वाले। नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना या तरीका अपनाया गया था? विदेशी कपड़ों की होली जलाना, सही है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना, ये भी किया गया था। धागा, साबुन और चमड़े के उद्योग की स्थापना करना, राखी बांधकर एकता प्रदर्शन करना, सारी घटनाएं हुई थी, सारी घटनाएं हुई थी। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि स्वदेशी आंदोलन को प्रमोट किया जाए। ठीक है, स्वदेशी चीजों को पढ़ाया जाए, बताया जाए बच्चों को। तो स्वदेशी आंदोलन को प्रमोट करने के लिए भी किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन के संबंध में मैंने जितना भी स्टेटमेंट लिखा है सभी स्टेटमेंट सही है। विदेशी कपड़ों की होली जलाना सही है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना सही है, धागा, साबुन, चमड़े के उद्योग स्थापित करना सही है, उसके अलावा राखी बांधकर एकता प्रदर्शित करना, आपके चारों स्टेटमेंट जो है क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। 20 जुलाई 1905 में उस समय बंगाल में वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, असम का क्षेत्र शामिल था। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल है, ये ईस्टर्न बंगाल है। इस तरह से इनको क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था। और इसे राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसको? बंगाल विभाजन को। किसको जी? बंगाल विभाजन। ठीक है, तो विभाजन की घोषणा यहाँ पर देख सकते हैं कब किया गया? 20 जुलाई 1905 में की गई थी। तो आपसे अब प्रश्न जो है वो बन जाएगा, कब किया गया था? 20 जुलाई 1905। लेकिन तब भी आप लोग उस आंसर का कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थोड़ा सा तो मेहनत करें आप। देखो ये पूरा क्षेत्र, यहाँ तक असम भी इसमें शामिल है। ये पूरा किसका हिस्सा था? पूर्वी बंगाल का हिस्सा था। ये दो भागों में बढ़ गया ना, पूर्वी बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश, लेकिन असम ये वाला हिस्सा पूरा अलग हो गया भाई। ठीक है, और ये जो आज का पश्चिम बंगाल है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। 1904 में नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य में स्थित विरूपाक्ष मंदिर का मुख्य निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय ने किया था, जिसे आप लोग किसके नाम से जानते हैं? प्रौढ़ देवराय के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनके शासनकाल में एक सरदार नायक लक्कन डंकेश ने मतलब दंडेश ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है? विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मतलब क्या होता है? भगवान शिव का ही एक नाम है। ठीक है, तो पूछा गया है कई बार से विरूपाक्ष मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कल मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगी, विरूपाक्ष मंदिर को क्या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ढूंढ के लाएंगे। और विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कौन से शैली में बना है? कल थोड़ा सा पढ़ के आएंगे विरूपाक्ष मंदिर। ध्यान से कल घर में जाना, पढ़ के आना, नहीं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, कंफर्म कि कौन सी शैली में बना है विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, और वो तो पता चल गया किसने बनवाया है? विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय ने। ठीक है, उसी के शासनकाल मतलब उसका अधिकारी रहा होगा लंकन दंडेश। किसके शासनकाल में बना? देवराय द्वितीय के शासनकाल में बना। और इसका जो सेना नायक था जिसका नाम है लंकन दंडेश ने इसे बनाया। जैसे हमें पूछा जाता है ना, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था?
ये है विरूपाक्ष मंदिर जो कि कहाँ स्थित है, हम्पी में स्थित है। ये क्या है, विरूपाक्ष मंदिर जो कि कहाँ स्थित है, हम्पी में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, विरूपाक्ष मतलब क्या, भगवान शिव के ये प्रतिरूप माने जाते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था, देवराय द्वितीय के जो मंत्री है लंकन दंडेश, मतलब जैसे कि राजा है, राजा के शासन काल में निर्मित हुआ है, राजा का नाम ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर कभी लंकन दंडेश दिया रहेगा तो आपको लंकन दंडेश का नाम जो है वो याद करके रखना है। ठीक है, ये है विरूपाक्ष मंदिर जो कि कहाँ स्थित है, हम्पी में। आपको इसी चीज को ढूंढ कर लाना है कि इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है, किसको, हम्पी, हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ कुछ मंदिरों का नाम दिया गया है, विठल मंदिर, हजारा राम मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर और नागलपुरम मंदिर। इसका निर्माण किसने किया है, देखो यहाँ पर मैंने बताया आपको ना कि विरूपाक्ष मंदिर कृष्णदेव राय ने इसके मुख्य गोपुरम और मंडप का निर्माण करवाया है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि गोपुरम और मंडप क्या होता है। तो जो आपके दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं ना, उसमें मंदिर परिसर के सामने गोपुरम रहता है। कल मैं ना तस्वीर भी दिखा दूंगी, मैंने क्लासेस में भी आप लोग को बताया है। ठीक है, जब हम थ्योरी क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने बताया था कि मुख्य मंदिर के सामने मंडप और गोपुरम होता है दक्षिण भारत के मंदिर में, क्योंकि दक्षिण भारत के मंदिर में काफी मंदिर के सामने भव्य परिसर होता है। आपने देखा है कई सारे बड़े बड़े मंदिर होते हैं और मंदिर के सामने में गोपुरम बनाया जाता है। हालांकि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, देवराय द्वितीय ने करवाया है, लेकिन मंदिर परिषद में जो मंडप है और गोपुरम है उसका निर्माण किसने करवाया है, कृष्णदेव राय ने करवाया है। किसने करवाया है, कृष्णदेव राय ने करवाया है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हम्पी के विठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कृष्णदेव राय ने। हजारा राम स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कृष्णदेव राय ने। और हम विरूपाक्ष मंदिर परिषद में गोपुरम और मंडप का निर्माण किसने करवाया, कृष्णदेव राय। और नागरपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कृष्णदेव राय ने। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैंने क्या बताया, चलो क्या बताया जी मैंने, विठल मंदिर, विठल मंदिर। तो क्या बोल रही हूँ उसको आपको पता होना चाहिए। विठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कृष्णदेव राय। ठीक है, उसके बाद हजारा राम स्वामी, इसका भी निर्माण किसने करवाया, कृष्णदेव राय। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर के बारे में आपको याद रखना है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण तो करवाया है किसने, किसके शासनकाल में, देवराय, देवराय द्वितीय के शासनकाल में लक्कन दंडेश ने करवाया। लेकिन इस मंदिर के परिषद में, इस मंदिर के परिसर में मंडप एवं गोपुरम का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया। ठीक है, बाकी उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नागलपुरम मंदिर, पुरम मंदिर, इसका भी निर्माण किसने करवाया है, कृष्णदेव राय। इसका भी निर्माण कृष्ण देव राय, इसका भी निर्माण कृष्णदेव राय। याद रहेगा, तो इस तरह से आप लोग को थोड़ा सा पढ़ते हुए चलना। ठीक, याद रहेगा, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय, लेकिन मंदिर परिसर के सामने गोपुरम और मंडप का निर्माण किसने करवाया, कृष्णदेव राय। याद रहेंगी चीजें। ठीक है, फिर से एक बार देख लो यहाँ पर, विठल मंदिर, हजारा राम मंदिर या हजारा राम स्वामी मंदिर भी आप बोल सकते हैं, विरूपाक्ष मंदिर और नागलपुरम मंदिर किसने करवाया, कृष्णदेव राय। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा प्रमुख गीत गाया गया था, वंदे मातरम, जन गण मन, अमार सोनार बंगला। ये अमार है, अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला।
अमार सोनार बंगला। तो बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा प्रमुख गीत गाया गया? वंदे मातरम, जन गण मन, अमार सोनार बंगला। तो बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा प्रमुख गीत गाया गया? अमार सोनार बंगला। किसने लिखा था? ये बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। और हमारे देश का राष्ट्रगान भी उन्होंने ही लिखा है। ठीक है। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 में गीतांजलि के लिए उनकी उपन्यास, उनकी गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ पर दिया गया है 1857 की क्रांति। मैंने बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर आया हुआ है, तो पढ़िए और आंसर बताते हुए चलेंगे। चलो बताओ। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको ध्यान देना है। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। अवध का विलय, जो कि डलहौजी की हड़प नीति का एक हिस्सा था, विद्रोह के प्रमुख राजनीतिक कारणों में से एक था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथनों का चुनाव करना है। तो मैंने बताया था कि हमारे 1857 की जो विद्रोह है उसके पीछे राजनीतिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था, ठीक है, सामाजिक कारण भी था, ठीक है, धार्मिक कारण भी था। धार्मिक कारण में आप जानते हैं कि क्या हो रहा था कि सैनिकों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाई जा रही थी। राजनीतिक कारण मतलब यहाँ पे राजाओं की जो साम्राज्य है उस पर अंग्रेज कब्जा कर रहे थे। ठीक है। और सामाजिक भावना मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक, जो इंसान की सामाजिक, यहाँ पे समाज में भी लोग क्या कर रहे थे? हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक है। इनकी प्रथाओं के साथ अंग्रेज छेड़छाड़ कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आक्रोश था सभी जनता के मन में। ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिया गया 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पढ़िए। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। सही है, क्योंकि सुअर जो होता है मुसलमानों के लिए क्या है? हराम है। ठीक है। और गाय जो है, गाय को इन लोग पवित्र पशु मानते हैं। हम मानते हैं कि नहीं मानते? तो ऐसे हम इनकी चर्बी मिली हुई होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावनाओं को काफी ज्यादा ठेस पहुंचती थी कि नहीं? ठीक है। तो चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। करेक्ट है कि गलत है? अवध का विलय, जो कि डलहौजी की हड़प नीति का हिस्सा था, विद्रोह के प्रमुख राजनीतिक कारणों में से था। बिल्कुल राजनीतिक कारण थे। लेकिन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था? नहीं था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। और यही आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत क्या बनता है? भारत का वायसराय बनता है। तो याद रखिएगा, 1, 2 करेक्ट है आपका, 1 और 2 करेक्ट है, बाकी सब क्या है? इनकरेक्ट। 1857 के विद्रोह की प्रकृति और असफलता के कारणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह विद्रोह पूरे भारत में एक साथ शुरू हुआ और तीव्र था। पढ़ेंगे। विद्रोह को देसी राजा और शिक्षित वर्ग का व्यापक समर्थन नहीं मिला। विद्रोहियों के पास ब्रिटिश सेना की तुलना में आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी थी। बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता माना गया। चलो बताओ क्या होगा आंसर आपका? गलत पूछ रहे हैं ना, सोचो समझो और आंसर बताओ। गलत पूछ रहे हैं, गलत पूछ रहे हैं। चलो देखें। चलो मैं आप बताओ। यह विद्रोह पूरे भारत में एक साथ शुरू हुआ। विद्रोह को देसी राजा और शिक्षित वर्ग का व्यापक समर्थन नहीं मिला। बिल्कुल सही है। विद्रोहियों के पास, कैसे आगे बढ़ गया जी? विद्रोहियों के पास ब्रिटिश सेना की तुलना में आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी थी। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता माना गया। ये भी सही है। हमें गलत कथन पूछा है ना, प्रश्नों को पढ़ो। यहाँ पर क्या बोला है? यह विद्रोह पूरे भारत में एक साथ शुरू हुआ और तीव्र था। ये गलत है। यह विद्रोह पूरे भारत में एक साथ शुरू नहीं हुआ। ये सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित था और ये कोई तीव्र नहीं था। इसमें सोची समझी कोई प्लानिंग नहीं थी 1857 की क्रांति में। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे पीएससी में, थोड़ा ट्रिकी। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े हैं तो बना पाएंगे।
देखो ये कहीं कहीं पर कानपुर, ठीक है, और लखनऊ, झांसी, अवध जैसे क्षेत्रों में हुआ। पूरे भारत में ये फैल नहीं पाई और ये कोई तीव्र नहीं था। यहाँ पर लोगों ने प्लानिंग नहीं की थी। अगर प्लानिंग करते तो जो हमारा 1857 की क्रांति है वो सक्सेसफुल होता। वैसे ही जैसे कि हम अपने जीवन में किसी चीज को प्लानिंग करके रखे रहते हैं, पूरे प्लानिंग के साथ सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो कोई भी कार्य क्या होता है, सफल होता है। अगर हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से ही नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी काम जो है वो सफल नहीं होता। उसी तरह वहां पर 1857 की क्रांति भी थी, जो कि पूरे भारत में क्या हो रहा है जी, ये अपने आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है सिस्टम को आज। तो इस तरह से आपको याद रखना है। कौन सा गलत है हमारा, विकल्प नंबर ए। ठीक है, मतलब यहाँ पे गलत कथन पूछा है, मतलब कौन सा हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर ए, और वही आंसर हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो 1857 की क्रांति के नेताओं और उनके कार्य क्षेत्र के सही मिलान को पहचानिए। क्या बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का संचालन किया था? ठीक है, और कुंवर सिंह, ठीक है, नाना साहब, मंगल पांडे, मंगल पांडे मेरठ से नहीं किए थे, बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी, बैरकपुर छावनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बैरकपुर छावनी। तो यहाँ पर देखिए 1857 की क्रांति के नेताओं और उनके कार्य क्षेत्र के सही मिलान को पहचानिए। आपका 1 2 3 सही आ जाएगा। कहां पर है ऑप्शन ए बी, 1 2 3। तो हमने देखा है जब हम 1857 की क्रांति और उनके नेताओं के बारे में पढ़ते हैं तो अलग अलग नेताओं ने अलग अलग जगह से क्या किए थे, विद्रोह किए थे। जैसे कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, झांसी की महारानी ने कहां से किया था, झांसी से किया था लक्ष्मीबाई ने, ठीक है, लियाकत अली ने इलाहाबाद से किया था, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से किया था, ठीक है, मनीराम दत्त ने असम से किया था। तो अलग अलग जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने अलग अलग स्थानों से किया। वीर नारायण सिंह ने छत्तीसगढ़ से किया। सुरेंद्र नाथ जानते हो, संबलपुर से किसने किया था, संबलपुर से किसने किया था, याद करो, संबलपुर से किसने किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, वो नहीं थे। तो बेगम हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह बिहार, नाना साहब कानपुर, और तात्या टोपे जो थे वो नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई दोनों का साथ दिए थे। ठीक है, इसलिए कभी कभी कानपुर में भी तात्या टोपे का नाम दिया रहता है और झांसी में भी तात्या टोपे का नाम दिया रहता है। तो इन्होंने क्या किया था कि लक्ष्मीबाई और नाना साहेब दोनों का साथ दिए थे। ठीक है, लक्ष्मीबाई और नाना साहेब दोनों का साथ दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है। सुरेंद्र नाथ नहीं था, सुरेंद्र साय थे। सुरेंद्र नाथ नहीं था, सुरेंद्र साय थे। तो नाथ और साय में भी आप लोग को याद रखना है भाई। तो संबलपुर का कौन था, संबलपुर का नेता था सुरेंद्र साय। ठीक है, नाथवाद नहीं था। और छत्तीसगढ़ से कौन थे, वीर नारायण सिंह। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में सही कथनों को चुनिए। चलिए सुनिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ठीक है, भारतीय फौज का पुनर्गठन किया गया जिसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। आप लोग को पढ़ना है प्रश्नों को और आंसर बताना है। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 15। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, सही है। भारतीय फौज का पुनर्गठन किया गया जिसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, सही है। हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है कि गलत है, सही है। तो हड़प नीति बाद में समाप्त हो जाता है। ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति बाद में समाप्त हो जाता है, इसलिए समाप्त कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद को भारत में अपनी जो शासन व्यवस्था है उसको बनाकर रखना है। 1857 की क्रांति से पहले ये सारी चीजें थी, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद इस व्यवस्था को जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 1 2 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसलिए जो भी प्रश्न करवा रही हूँ उसको घर में जाके रिकॉल जरूर करेंगे। ठीक है,
अब चलिए 1857 की क्रांति के बारे में यह कथन किसने कहा था कि यह एक जनता के लिए अभिशाप है? सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स, वी.डी. सावरकर, बेंजामिन डिज़रायली। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह एक जनता के लिए अभिशाप था? ठीक है, यह एक जनता के लिए अभिशाप था। फटाफट आंसर बताते हुए चलेंगे भैया आप लोग। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। तो देखो कई सारे हमारे ऐसे भी यूरोपीय थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में बहुत सारी बातें बोली है। कई सारे हमारे जो भारत के इतिहासकार थे उन्होंने भी कहा है बहुत सारी बातों को, जैसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, ये सारी बातें आती है। तो इनकी पुस्तक से संबंधित भी बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं कल भी बताऊंगी। जैसे कि आज मैंने 1857 की क्रांति के बारे में प्रश्नों को लाया, कल भी लाऊंगी। विजयनगर साम्राज्य के जो बाकी जो वंश है, अरावलिडु वंश, तुलु वंश, तो उससे संबंधित भी प्रश्नों को लाऊंगी मैं तो, ठीक है। तो चलिए फिर हमारा आंसर हो जाता है टी.आर. होम्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाइम हो रहा है तो फटाफट करते हैं। वह विजयनगर वंश का सबसे महान शासक था, सही है। उसके दरबार में पायस नामक पुर्तगाली यात्री रहा था, सही है। डोमिंगो पायस आया था और इसके दरबार में रहा था। तो 1 और 2 आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णदेव राय एक महान निर्माता था, बिल्कुल। इन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण किया। इसके शासन काल को काफी ढंग से इन्होंने व्यवस्थित किया था। तो कृष्णदेव राय एक महान निर्माता था, सही है। उसने सिंचाई के लिए विशाल तालाब खुदवाया था। दोनों कथन हमारे क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। कृष्णदेव राय ने अपने शासन को काफी ज्यादा उन्नत किया, डेवलप किया, अपने शासन को ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंचाया। तो दोनों कथन क्या हो जाते हैं? हमारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिग्गज तेलुगु के 8 महान कवि थे जो कि किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। दिग्गज अकबर के दरबार से जुड़े थे? नहीं, अकबर के दरबार से 9 रत्न जुड़े थे। कितने रत्न जुड़े थे? 9 रत्न जुड़े थे। तो अष्ट दिग्गज का संबंध किससे है? अष्ट दिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से। किससे है? कृष्णदेव राय से। तो निम्न कथनों पर विचार करना है। अष्ट दिग्गज तेलुगु के 8 महान कवि थे। तो इस तरह से आपका केवल एक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने हासपेट नगर अपनी पत्नी की याद में बसाया था। बिल्कुल सही है, ठीक है, समझते हुए चलेंगे। वह एक महान निर्माता एवं मंदिर निर्माता थी, सही है। हजारा राम मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण उसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। चिदम्बरम मंदिर का निर्माण भी उसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। रामायण जी बताओ। तो आपका 1, 2, 3, 4 सभी आंसर जो है वो सही हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कृष्णदेव राय के संबंध में सारी बातों को बता दिया आप लोग को। काफी ज्यादा आपने यहाँ पर जान लिया है। तो एक बार फिर से पढ़ो स्टेटमेंट को, पढ़ पढ़ के देखो, है ना। हम क्लास में थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराते हैं। रिवीजन ही है कि हम इतनी सारी चीजों को जल्दी जल्दी बताते हैं। तो आपको क्या करना है कि घर में जाना है और उसी टॉपिक को फिर से रिपीट करना है। तो कृष्णदेव राय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे ना, उसको आप लोग क्या करना है? याद करके रखना है। आया समझ में? तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, किससे रिलेटेड है? कृष्णदेव राय। और सारी बातें क्या है? सही है, बिल्कुल, ठीक है। तो याद रखिएगा 1, 2, 3, 4 सभी कथन जो है वो सही है। उसके अलावा पीपे आयला का धुन अमर, ये है अष्ट दिग्गज जो कि किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ये अष्ट दिग्गज कवि थे जिन्होंने श्रेय प्रदान किया, ठीक है, अपने यहाँ श्रेय प्रदान किया। ये इन्हीं के दरबार में रहते थे, ये अष्ट दिग्गज कवि, जिसको आप लोग याद करके आएंगे कल। और इन्हीं अष्ट दिग्गजों में से मैं कल प्रश्न पूछूंगी कि कौन कौन से अष्ट दिग्गजों ने कौन कौन सी रचना लिखी है। और ये प्रश्न हमारे सीजीपीएससी में बने हुए हैं, इसलिए इसको घर में जाइएगा और क्विक रिविजन करके आइएगा। और कल बाकी चीजों को भी आप लोग पढ़ के आइएगा। इसको पढ़ लीजिएगा ना कि कौन कौन से अष्ट दिग्गज कवि थे, किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। आएंगे पढ़ के, लिख लो। तो सभी बच्चों को थैंक यू। कल मिलते हैं आप सभी से। इसको जरूर याद कीजिएगा, कृष्णदेव राय को और उससे संबंधित अष्ट दिग्गजों को। थैंक यू क्लास।